इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा की फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट यूनिट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि वैदिक पीरियड के बारे में आप पढ़ चुके हैं, बौद्ध पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं, आप मुगल पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा से मतलब है ब्रिटिश पीरियड, जबकि अंग्रेज भारत में आए थे। अब चलिए हम इसका एक छोटा सा परिचय आपको देते हैं। इसमें सबसे पहले, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा इंडिया आया था 1498 में। अब वास्को डी गामा आया, इससे पहले भी भारत के जो आसपास के देश थे उनके संग अच्छे संबंध थे। अब जब वास्को डी गामा आया तो इसके साथ साथ जो यूरोपीय देश थे उन्होंने भी भारत में आना आरंभ कर दिया, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो यहाँ पर जो मिशनरीज थी, जितनी भी मिशनरीज थी यहाँ पर, इन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ किया। और आधुनिक शिक्षा से क्या तात्पर्य था कि यहाँ पर कैथोलिक धर्म का प्रचार करना। भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार किस प्रकार से किया जाए, ये मिशनरीज का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके संबंध में डीओ एलन के अनुसार, जैसा कि आप देख रहे हैं, डीओ एलन ने कहा है, शिक्षा संस्थाओं ने मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया। अर्थात मिशनरीज क्या कर रहे थे, भारत में आकर के जो कैथोलिक धर्म था उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे। जो भारत के शिक्षा संस्थान थे उनमें, उन शिक्षा संस्थानों में ये मिशनरीज कैथोलिक धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। अब इसी में धीरे धीरे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश प्रारंभ हो गया भारत में। अब जैसा कि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई तो थी केवल एक व्यापार के लिए, लेकिन धीरे धीरे भारत की भव्यता को देख करके इन्होंने भारत में शासन करने का मन बना लिया और सबसे ज्यादा प्रभावित किया भारत की शिक्षा प्रणाली को। अब यहाँ पर इन्होंने जब शिक्षा प्रणाली की बात करी तो शिक्षा प्रणाली ने एक राजनीतिक रूप धारण कर लिया। इसी संबंध में हम आगे बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई तब सन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसको कि हम कहते हैं चार्टर ऑफ 1813। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए भारतवासियों के लिए। तो इसमें जो इनके पॉइंट्स थे वो इस प्रकार से थे। इसमें इन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया। दूसरा, मिशनरियों को भारत में धर्म प्रसार की अनुमति दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा। साथ ही साथ मिशनरियों को ये कहा कि आप अपने धर्म का प्रसार भारत में कर सकते हैं। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का विस्तार किया और भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। भारत का जो राजस्व था, जो भी हमारा टैक्स वगैरह आता था, उन सब पर ब्रिटिश संसद ने पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस अधिनियम ने एक तरह से भारतीय शिक्षा की नींव रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर ऑफ 1813 या सन 1813 का आज्ञा पत्र। इसके साथ इन्होंने कहा भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराना चाहिए। जो विदेशी भारत में आ रहे हैं उनके ज्ञान और विज्ञान से भारतीयों को अवगत कराना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ कि जब ये आज्ञा पत्र आया 1813 में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आज्ञा पत्र जारी किया। इस संबंध में टीएन सिकेरा ने कहा, व्यापार के बाद इस देश में उनका झंडा लहराया और उसके साथ ही उनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। अब यहाँ पर
शुरुआत हुई प्राच्य पाश्चात्य विवाद की। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद चला हमारा सन 1834 तक, 1834 तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद चला। ये किस बात को लेकर के हुआ? ये जो आज्ञा पत्र आया 1813 का, इस आज्ञा पत्र की धारा 43 में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दे दिया गया। अब क्या हुआ? एवं उसे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया। लेकिन यहां पर प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह धनराशि किस शिक्षा पर खर्च करी जाएगी। 1 लाख रुपए का व्यय किस प्रकार से होगा? तो यहां पर जब बात आई कि 1 लाख रुपए का व्यय किस प्रकार से होगा, तो अब क्या हुआ कि यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। अब चूंकि प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का तर्क था, प्राच्य शिक्षा मीन्स भारतीयों, इनका यह तर्क था कि परंपरागत भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब भारत का जो साहित्य है उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन पाश्चात्य या ब्रिटिश पीरियड की जो शिक्षा थी उसके समर्थकों का तर्क था कि ये जितने भी 1 लाख रुपए हैं यह आधुनिक शिक्षा पर खर्च होने चाहिए और पाश्चात्य अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि इस विवाद के कारण कंपनी लगभग 20 साल तक कोई भी एक निश्चित शिक्षा नीति का निर्धारण नहीं कर सकी। इसके साथ साथ प्रारंभ हुआ निस्पंदन सिद्धांत या छनन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी मैकाले ने। अब यहां पर आता है मैकाले का विवरण पत्र, जो कि 1835 में मैकाले ने अपना एक विवरण पत्र दिया, जिसको कि हम मैकालेज मिनट्स के नाम से जानते हैं। अब 1835 लोक शिक्षा समिति के मंत्री ने दोनों दलों के विचारों को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष निर्णय के लिए रखा। तो मैकाले का विवरण पत्र आया है 1835 में। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह चीज रखी कि इस समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जाए। लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया। चूंकि मैकाले ब्रिटिश साहित्य के घोर समर्थक थे और साथ ही साथ ये प्रचंड विद्वान भी थे मैकाले, तो और एक कुशल वक्ता भी थे, तो इन्होंने 1813 के ये जो आज्ञा पत्र था इसका इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया और मैकाले का विवरण पत्र आया 1835 में। और 1835 में इसमें इन्होंने कुछ संशोधन करे जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैकाले ने शिक्षा अनुदान 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया। नेक्स्ट, किसी भी भारतवासी तथा सम्राट को अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ग और वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से रोका नहीं जाए। अर्थात कोई भी भारतवासी हो, उसका कोई भी जन्म स्थान हो, उसका कोई भी धर्म हो, उसका कोई भी वर्ण हो, लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते किसी भी पद को प्राप्त करने से। इसके बाद मैकाले ने, जब मैकाले आ गए, चूंकि हमें पता है कि मैकाले ब्रिटिश शिक्षा के मतलब जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, सब कुछ ब्रिटिश शिक्षा के पक्ष में ही बोलते थे। तो यहां पर क्या हुआ कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था
उसने और भयंकर रूप धारण कर लिया। अब मैकाले का मकसद था ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो कि रक्त से और वर्ण से भारतीय हो, लेकिन उनकी रुचि, उनके विचार, उनकी नैतिकता मानसिक रूप से अंग्रेज हो। मतलब हम रक्त से भारतीय हैं और वर्ण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, लेकिन ये तो हम भारतीय हो गए रक्त और वर्ण से, लेकिन हमारी रुचि, हमारे विचार, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, सब कुछ पाश्चात्य तरीके का होना चाहिए। तो इसी संबंध में मैकाले ने दिया निस्पंदन का सिद्धांत। अब निस्पंदन का सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। अब मैकाले का यह कहना था कि इस सिद्धांत में सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि मैकाले का जनन सिद्धांत या मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी जो कि मैकाले ने दी थी, इसमें इन्होंने ये कहा कि चूंकि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं कि हम एक उच्च वर्ग को शिक्षा दें। छनन का मतलब है कि अगर हमने उच्च वर्ग को शिक्षा दी तो उच्च वर्ग के जो विचार हैं वो धीरे धीरे निम्न वर्ग तक आते चले जाएंगे। तो इनका कहना था कि हमें हरेक को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, हम समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दें और वहां से उनके विचार, उनकी शिक्षा छन छन करके धीरे धीरे फिल्टर हो करके निम्न वर्ग में आती चली जाएगी। तो इस संबंध में लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा समाज के उन वर्गों, उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए समय है और जिनकी संस्कृति जनता में छन छन कर पहुंचेगी। तो यहां पर यह फिल्ट्रेशन सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले ने, जिसके संबंध में लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद आता है लॉर्ड बेंटिक की शिक्षा नीति। 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को जब मैकाले का ये विवरण पत्र प्राप्त हुआ, इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया और एक नई शिक्षा नीति लेकर के आ गए। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा अपनी नई शिक्षा नीति में, क्योंकि बेंटिक मैकाले से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले धन की कमी के कारण सरकार जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेगी। अर्थात चूंकि हमारे पास इतना धन नहीं है, इसलिए हम जन शिक्षा में हम समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते। दूसरा, धन राशि का व्यय केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही किया जाए। जो भी हमारे पास पैसे हैं उनका व्यय हम अंग्रेजी शिक्षा पर ही करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि प्राच्य साहित्य के रखरखाव पर किसी भी प्रकार का धन व्यय नहीं किया जाएगा। मतलब जो हमारा भारतीय साहित्य है उसके रखरखाव के ऊपर हम किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं करेंगे। और साथ में इन्होंने कहा, बेंटिक ने, उच्च वर्ग के थोड़े व्यक्ति हैं, इन्हें शिक्षित करने के बाद जब हम उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे तब इनको हम शिक्षा का उत्तरदायित्व दे सकते हैं। हमने उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया, उनको हमने अपनी संस्कृति बता दी और उसके बाद हमने उनको शिक्षा का उत्तरदायित्व दे दिया। तो हमने उन्हें उत्तरदायित्व दे दिया तो उसके बाद उनकी शिक्षा धीरे धीरे जब वो प्रचार और प्रसार करेंगे तब वो शिक्षा पूरी तरीके से अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होगी। अब इसके बाद विलियम बेंटिक के बाद लॉर्ड ऑकलैंड का योगदान प्राच्य पाश्चात्य, लॉर्ड ऑकलैंड। अब इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा करी, परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये विवाद बढ़ता चला जा रहा था। लॉर्ड बेंटिक, अब क्या हुआ कि जब ये वापस इंग्लैंड चले गए तो उनके जाते ही जो भारतीय थे इन्होंने दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया
उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड भारत के नए गवर्नर जनरल बन करके आए। अब जब लॉर्ड ऑकलैंड आ गए तब इन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1939 में अपना विवरण पत्र प्रकाशित किया। ये करा इन्होंने जब विलियम बेंटिक वापस चले गए। उसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद जब खत्म ही नहीं हो रहा था, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने कुछ सुधार करने का प्रयास किया। अब इन्होंने क्या सुधार करे, जो भी इनका विवरण पत्र था, जो भी इन्होंने पेपर सबमिट किया, उसमें इन्होंने कहा कि प्राच्य विद्यालयों को आर्थिक सहयोग, मतलब जो देसी विद्यालय हैं, जो भारतीय विद्यालय हैं, इनको हम सहायता देंगे शिक्षा में और इनको वो धनराशि दी जाएगी जो कि विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकृत करी जा चुकी है। इसके बाद इन्होंने छात्रवृत्ति स्वीकृत, योग शिक्षकों को प्रोत्साहन, अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, प्राच्य साहित्य व प्राच्य विषय की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 31,000 रुपए इन्होंने दे दिए लॉर्ड ऑकलैंड ने। अब क्या हुआ कि 31,000 रुपए की जो धनराशि थी, इससे जो प्राच्यवादी थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। उनको खुशी हुई कि हमारे साहित्य के लिए कुछ किया जा रहा है। तो प्राच्य विषयों में के शिक्षण में पूर्णतः सक्षम देशी विद्यालयों में, और साथ साथ इन्होंने ये कहा कि जो देशी विद्यालय हैं उनमें भी अंग्रेजी पढ़ाने का प्रावधान रखा जाएगा। तो इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो भारतीयों के लिए सिर्फ 31,000 रुपए का प्रावधान रखा था, लेकिन भारतीय इससे बहुत खुश हुए और धीरे धीरे ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो था वो समाप्ति की ओर चलने लगा। और यहाँ पर एक डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का स्टेटमेंट है, लॉर्ड ऑकलैंड को इस बात का अभिमान था कि उन्होंने 31,000 रुपए प्रतिवर्ष की मामूली सी धनराशि अधिक व्यय करके प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया। देखिए सारी चीजें जो भी मैं बता रही हूँ बोर्ड पर ईयर वाइज लिखी हुई हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए एक एक ईयर आपको बहुत ध्यान से सुनना।